हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। आज हम लॉकडाउन में एक दूसरे पहलू पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के अंदर अलग अलग तरह से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। सोशल एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया गया, कभी जामिया से तो कभी अलग अलग क्षेत्रों से। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ एडवोकेट तमन्ना पंकज जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। तमन्ना जी, आपका स्वागत है tribunehindi.com पर। थैंक यू। तमन्ना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जैसा कि हम देख रहे हैं, खबरें दिल्ली से आ रही हैं, कई वेब पोर्टल्स खबर लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सोशल एक्टिविस्ट, खास तौर से जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, उनकी गिरफ्तारियों का एक सिलसिला जारी है। मैं जानना चाहूंगा ये पूरा क्या मामला है, आपसे शुरुआत से चाहूंगा। ये जो मामला है, ये जब से दिल्ली दंगे हुए उसके बाद से कुछ एफआईआर रजिस्टर हुई। फिर एक ट्वीट किया गया अमित मालवीय द्वारा उमर खालिद के वीडियो का। उसके बाद एक मेन एफआईआर रजिस्टर हुआ 6 मार्च को। वो था दिल्ली वायलेंस का एफआईआर, जिसमें 2 लोगों के नाम थे, जिसमें बेलेबल सेक्शंस थे। उसके बाद 11 मार्च को अमित शाह ने एक स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जिसमें सेम कंटेंट बोला गया जो कि इस एफआईआर में लिखा हुआ है। उसके बाद से ये जो कुछ एफआईआर हुई और जो मेन एफआईआर है दिल्ली वायलेंस का, जो कि स्पेशल सेल डील कर रहा है, उसमें लगातार अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार लोगों को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उन्हें अपने लोगों के खिलाफ अप्रूवर बनाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है और उनसे झूठी गवाहियों के लिए बोला जा रहा है स्पेशल सेल द्वारा। और इसके बाद पहले एफआईआर में बेलेबल सेक्शंस थे, बाद में इसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस ऐड हुए। उसमें कुछ जामिया के लोग, जिसमें मिरान हैदर, सफूरा जारकर, पिंजरा तोड़ के लोग, जिसमें गुलफिशा, और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी, इशरत जहां, इन सबको गिरफ्तार किया गया। शिफा उर रहमान, जो जामिया एल्यूमिनाई के प्रेसिडेंट हैं, उनको अरेस्ट किया गया। और अभी जो है इस एफआईआर में लगातार इंटेरोगेशन चल रहे हैं। कल जामिया के एक और स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को जामिया वायलेंस के एफआईआर में अरेस्ट किया गया है। जामिया वायलेंस जो 15 दिसंबर को लाइब्रेरी में दिल्ली पुलिस घुसी थी, हाँ जी, वो पूरा उस एफआईआर में आसिफ इकबाल तन्हा का नाम था। बट दिल्ली पुलिस ने अभी चार्जशीट दायर किया था, जिसमें आसिफ इकबाल तन्हा के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने ये बोला कि अभी इनके खिलाफ बहुत सारी असर्टेन है चीजें, अगर हमें लगेगा हमें कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलेगा तो हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेंगे। उस एफआईआर में जितने एक्यूज्ड के नाम है, किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ चार्जशीट का, अमित मालवीय के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी आईटी सेल ने जो नैरेटिव सेट किया, दिल्ली पुलिस ने उसके आगे कार्रवाई की? बिल्कुल। आप अगर देखिए, अगर आप अमित शाह का भाषण देखिए 11 मार्च का और 6 मार्च की एफआईआर जो रजिस्टर हुई है, और दोनों का अगर आप लैंग्वेज पढ़े, जो उसके फैक्ट्स हैं वो दोनों सेम हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अच्छा, ये वेल प्लान्ड है चीजें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं वेल प्लान्ड है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि ये एक्यूज्ड हो, या दिल्ली पुलिस को लग रहा हो कि ये एक्यूज्ड हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो, उन्हें कुछ मिला हो ऐसा। जब दिल्ली राइट्स हुए थे, तब सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पे कपिल मिश्रा ने इंस्टिगेट किया राइट्स होने के कुछ घंटे पहले, जहां पे बजरंग दल के कुछ लोगों ने, कुछ लेडीज ने सामने से इंस्टिगेट की हैं चीजें। अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, उनको इंटेरोगेशन पे नहीं बुलाया जा रहा। अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बोला कि गोली मारो, उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। तो ये तो एक तरफा इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जहां पे राइट्स हुआ आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन एक तरफा इन्वेस्टिगेशन, अगर आप गिरफ्तारियां देखें
तो उसमें 95% लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आपका एक पॉलिटिकल वेंडेटा है एक कम्युनिटी की तरफ और आप वो निकाल रहे हैं इस वक्त। तमन्ना जी, अगर देखा जाए तो एंटी-सीए प्रोटेस्ट में बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ ही नाम सामने आए हैं। तो लोगों का मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ ऐसे न्यूज पोर्टल में भी पढ़ा है कि 800 प्लस या 900 या 1000 से ज्यादा गिरफ्तारी, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़े नाम हो गए जो सामने आ जाते हैं, जो कि छात्र नेता हैं या एंटी-सीए प्रोटेस्ट को जामिया में ये लीड कर रहे थे, या खालिद सैफी जो कि खजूरी खजूरी खास शायद उसी क्षेत्र में, कुरेजी खास उस क्षेत्र में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तो अलग अलग तरह जो बड़े नाम हैं वो तो सामने आ गए, मगर ऐसे छोटे एक्टिविस्ट जिनके नाम सामने नहीं आए हैं, ऐसी कितनी बड़ी तादाद हो सकती है? जो न्यूज पोर्टल में हम सुन रहे हैं 800 के आसपास, क्या ऐसी कोई बड़ी तादाद है या हमकी कोई खबर है? 800 के आसपास इन लोगों ने जो है ये बाय नेम एफआईआर्स हैं। इनका जो अभी अरेस्ट है वो अराउंड, इन लोगों ने 1000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया है लॉकडाउन के बाद से, जो उन्होंने अपना हंटिंग शुरू किया था। और उसमें बेसिकली जो लड़के हैं, जो कि आप 25 साल से नीचे के लड़के देखे, जो सीलमपुर, जाफराबाद और जहाँ पे चांदबाग में दंगा हुआ था, वहां पे वीडियो फुटेजेस के ऊपर, अगर जैसे कुछ केसेस हैं जिसमें लोग बस खड़े हैं अपने घर को गार्ड कर रहे हैं दंगों के समय, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, आपने बोला कि इनका वीडियो फुटेज है और इनको अरेस्ट कर दिया किसमें, 302 में। तो आपका कहना है कि ये पॉलिटिक्स, ये जो कार्रवाई हो रही है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई है? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है। ये इसलिए कार्रवाई है कि आगे लॉकडाउन जब खत्म होगा तो कहीं ना कहीं फिर से सीए के ऊपर बात होगी, फिर से एनआरसी के ऊपर बात होगी, एनपीआर के ऊपर बात होगी। तो ये जो फर्दर हमारा मूवमेंट है उसको पूरा दबाने के लिए ये एक पूरा कार्रवाई है, जिससे जो मेन लोग हैं जो प्रोटेस्ट खड़ा कर सकते हैं उनको ये बड़े कहते हैं ऐसे कानून के अंदर डाल दे, यूएपीए तरीके के जेल में। और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं उन्हें ये इतना डरा दे कि वो मूवमेंट खड़ा करने के बारे में सोचे ही नहीं, वो विरोध के बारे में सोचे ही नहीं। अच्छा, जैसे कि आप जानती हैं कि यूएपीए कानून लगा दिया गया है बहुत से कार्यकर्ताओं पर, बहुत से जो ऐसे लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इस कानून की भयावहता किस हद तक हो सकती है? मतलब इस कानून का दुरुपयोग किस हद तक हो सकता है अगर सरकार चाहे? पहली बात तो इस कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो नॉर्मली पुलिस को 90 डेज में एक चार्जशीट दायर करना होता है, ठीक है। अदरवाइज इंसान जो होता है उसका एक राइट टू बेल जो है वो ऑटोमेटिकली वो अवेल कर सकता है अगर चार्जशीट दायर ना हो। अब यहाँ पे ये है कि यूएपीए के अंडर आप 6 महीने कम से कम पुलिस के पास है कि वो 6 महीने तक इंसान को इन कस्टडी, उसके पास जुडिशियल कस्टडी में इंसान है और वो 6 महीने तक चार्जशीट जो है दायर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद फर्दर टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। तो आप ये सोचिए किस तरीके का हरासमेंट है। जो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे इंस्टिगेट किया, जिनका वीडियोस है, उनके खिलाफ कोई यूएपीए नहीं है, कोई 302 नहीं है, कुछ नहीं है। और जो लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ अब यूएपीए इन्वोक कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि जो लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या कपिल मिश्रा या और भी जो दूसरे लोग हैं जिनके बयान सामने आए थे और कहा जा रहा था कि ये लोग काफी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और उनके बाद ऐसा हुआ था कि सोशल मीडिया में एक तबका जो था, जो कि वो ऐसा खड़ा हो गया था कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उन्हें दुश्मन, मतलब देशद्रोही या देश विरोधी के तौर पर देखने लगा था। हमने देखा था कि जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर एक फायर करता हुआ एक युवक सामने आया था, उसी बयान के बाद की बात है। और भी ऐसी घटनाएं हुई जो सामने आई। एक महिला का हमने देखा था, काफी वीडियो वायरल हो रहा था, वो अपने आप को रागिनी तिवारी करके बताती थी। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स थे जो सामने आए थे और जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे थे। क्या इस तरह के लोगों पर एक भी एफआईआर दर्ज हुई? इस तरीके के लोगों पर एक भी एफआईआर अभी तक सामने नहीं आई है। इस तरीके के लोगों को डेली इंटेरोगेशंस पे नहीं बुलाया जा रहा है, डेली हरासमेंट नहीं हो रहा है उनका। बल्कि जिस वक्त में एक कम्युनिटी के लोग उनका कहते हैं वो इतने दिन रोजे पे होते हैं, उस वक्त आप उन्हें रोज 8 से 9 घंटे थाने में बैठा के रख रहे हैं और उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उनसे कम्युनल बात कर रहे हैं। आप उन्हें ये बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हो, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाते हो। मतलब ये पुलिस का कहना पड़ रहा है?
ये पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान लोगों से इस तरीके से बात कर रही है। अच्छा, ये तो एक पुलिस का चेहरा रहा और केंद्र सरकार का चेहरा रहा। मैं आपसे एक बड़ा एक अहम घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि आप कुछ करिए करके। उसके बाद से हमने देखा कि जब से केजरीवाल तब सत्ता में आए हैं, उनका एक जो रवैया रहा, हम देख रहे हैं कि खामोशी, एक अजीब तरह की खामोशी। 2019 के पहले केजरीवाल बहुत ज्यादा बोलने वाले केजरीवाल हुआ करते थे, और हम 2019 के बाद देख रहे हैं कि ये खामोश केजरीवाल है, कि बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में भी खामोश रह जाते हैं। क्या रोल रहा उनका उसके बाद से, मैं ये जानना चाहूंगा। अगर आप 2019 ही नहीं, अगर आप बहुत ही ऐसे इश्यूज पे देखें जो एंटी माइनॉरिटी इशू है, या अगर आप कश्मीर का मसला देखें, तो सब पे केजरीवाल का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर था। उन्होंने कहीं भी एक ऐसा स्टैंड नहीं लिया जहाँ पे वो एक माइनॉरिटी के हक में बात कर रहे हो। अगर आप देखें, एक नैरेटिव चलाया गया दिल्ली में कि और जो पार्टीज हैं वो तो रेस में है नहीं, इसलिए केजरीवाल को वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। तो इसलिए केजरीवाल को वोट मिला। सीए हो, एनआरसी हो, सब पे केजरीवाल का स्टैंड पहले से ही आई गेस ही वो कुछ नहीं बोले हैं। जब इतना बड़ा राइट्स हो गया, उनके कोई लोग नहीं थे, बल्कि उनके खुद के पार्टी के जो लोग थे, जिनको इसके अंदर इम्प्लीकेट किया गया, उन्होंने उनको तक पार्टी से निकाल दिया उनका स्टैंड लेने की बजाय। तो अब पार्टी आप से ये निकाल दिया देखें, मतलब, मैं एक आध उदाहरण चाहूंगा। ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन के मामले में जो वीडियो वायरल हुए थे, उनकी भी सत्यता लोगों तक, कुछ हद तक लोगों तक सामने आई। कुछ लोगों ने वही जो मीडिया ने नैरेटिव चलाया उसे ही सही माना। तो लेकिन ये ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन ने काफी बार पुलिस को कॉल किया, दंगा रोकने की बहुत कोशिश करी, और जो ताहिर हुसैन का पास रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से उन्होंने हमेशा अपनी कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है। तो आज उनको फॉल्स केसेस में आपने इम्प्लीकेट किया, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी ने उनको टोटली बाइकआउट कर दिया। तो मतलब हम ये कहें कि दिल्ली में केजरीवाल का भी जो एक मतलब उनका जो एक रवैया रहा, वो एक बहुत ही हम यूं कहें कि अलग ही रवैया रहा, जैसे कि उनकी इमेज बना दी गई थी उसके बिल्कुल उलट रहा। या यूं कहें कि निराशाजनक है, निराशाजनक है। आप तबलीगी जमात के मामले में देखें तो केजरीवाल ने इतनी जल्दी एफआईआर ऑर्डर किए, ठीक है। अगर आप यही बोले कि हम जब दिल्ली राइट्स के टाइम पे हमने मनीष सिसोदिया या केजरीवाल को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला हम हेल्पलेस है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप हेल्पलेस नहीं हो सकते। ये तो हम बात कर रहे थे केजरीवाल के रोल की। आखिरी में कमेंट चाहूंगा आपका, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गिरफ्तारियां चल रही हैं अभी, जिस तरह से लॉकडाउन का दुरुपयोग हो रहा है, कल जैसे कि आपने बताया जामिया के एक छात्र आसिफ इकबाल तनहा को गिरफ्तार किया गया, इसके पहले सफूरा दरगर, मीरान हैदर, और भी खालिद सैफी जो कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट के एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है गृह मंत्री अमित शाह जो है, उनकी गैर मौजूदगी, मेरा इस शब्द का अर्थ ये है कि जिस तरह से वो अभी गायब दिख रहे हैं, क्या वो इन्हीं कामों में संलिप्त हैं, ऐसा लगता है आपको? जब से दिल्ली दंगा हुआ उसके बाद से जो गृह मंत्री है उन पे काफी सवाल उठे कि उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद जब उन्होंने स्टैंड लिया तो उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट, एंटी सीएए जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया कि इनकी वजह से दंगा हुआ, ये जो मूवमेंट चल रहा था इसलिए दंगा हुआ। जो पुलिस का नैरेटिव है वो भी यही है कि भाई जो मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से दंगा हुआ। अगर आप जांच देखें तो जांच दंगे की नहीं हो रही है, जांच हो रही है प्रोटेस्ट की। पूरी की प्रोटेस्ट में स्पीकर्स कहाँ से आते थे, प्रोटेस्ट में पैसा कहाँ से आता था। तो बकायदा पुलिस किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के अंडर है। अमित शाह के पास ऑब्वियसली इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन जाती होगी, पूरा रिकॉर्ड जाता होगा। अगर होम मिनिस्टर बायस नहीं होते या उनका एक पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। मतलब ये जो सवाल वगैरह हो रहे हैं, आपका कहना है कि ये सारे सवाल जो हैं बेवजह के सवाल हैं, स्पीकर कहाँ से आना, ये होना, ये सारी चीजें, प्रोटेस्ट नहीं हो, एक बेवजह लोकतांत्र। के सवाल है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसपे दिख रहा है कि किन लोगों ने इंस्टिगेट किया। जो मूवमेंट दिसंबर से चल रहा है और उसमें कभी वायलेंस नहीं हुआ, कितना भी इंस्टिगेशन हुआ, क्या वो लोग अब जाके वायलेंस करते?
और अपने ही लोगों का घर जलते और अपने ही लोग मरते, उसके बाद हमारे ऊपर ही कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ही टारगेट कर दिया गया और उन्हें ही टारगेट करा जा रहा है, जो असल गुनहगार हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। जिन लोगों ने कंप्लेंट्स लिखाई दंगे के बाद, अपने प्रॉपर्टी जलने का, अपने घर में लूट होने का, उन कंप्लेंट्स के ऊपर उन लोगों को थाने में बुला के उनको आप हैरेस कर रहे हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं, और उसके बाद उनके लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है काफी फेयर इन्वेस्टिगेशन है। तो मतलब आपका साफ साफ इल्जाम है कि, या यूं कहें कि आपका जो कहना है साफ साफ कि दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रहा है, वह एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है और साथ ही उसके इस इन्वेस्टिगेशन में जो असल गुनहगार हैं उन्हें छोड़कर उल्टा पीड़ितों पर ही कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडवोकेट तमन्ना पंकज। TribuneHindi.com पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।